फिर से एक बार स्वागत है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फिर एक बार बता दूं स्टार्टिंग में ही कि हमारा जो इस सीरीज़ का वीडियो है ये करीब 7वां या 8वां वीडियो है। इसके पहले कई सारे वीडियोस आ चुके हैं हमारी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेकर। यहाँ पर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस और पीरियोडिक फंक्शंस, इन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में स्टडी करी है और हम लोगों ने इसका पूरा एक छोटा रिवीजन के फॉर्म में भी एक हम लोगों ने एक लिया रखा है एक वीडियो। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं पहले, तो आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो हम ये करीब तीसरा या चौथा वीडियो आ चुका है इस सीरीज़ में, आप वो भी देख सकते हैं इसके पहले का। इसके पहले हम लोगों ने कैटालिसिस पढ़ लिया है और हम काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही हमारी केमिस्ट्री खत्म होगी यहाँ पर मैं फिर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँगा उसकी में, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और पूछे जाने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे उनके। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा पीछे की जो आवाज़ आ रही है उसकी मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर हम आगे की चीज़ें देखने जा रहे हैं। हम कहाँ थे मैं तो भूल गया हूँ शायद, लेकिन चलिए यहाँ से शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से, ठीक है। आइए चलिए 40 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg इज देन दैट ऑफ इक्वल्स टू Al। ये तो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने कर लिया था, इसका आंसर बी मोर था, ये हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने शायद यहाँ से नहीं देखा था। हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 48 हमसे पूछ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अपनी sp स्टेट में। sp3 में क्यों होता है? और में इसलिए नहीं हो सकता बेसिकली क्योंकि सब में इसकी वैलेंसीज और डबल ट्रिपल बॉन्ड की टेंडेंसी अलग अलग होती है। हमको पता है जब सिंगल बॉन्ड की बात चल रही है जैसे CH4 की, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जब यहाँ पर CH2 की बात चल रही है तो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड की बात चलती है तो sp हाइब्रिडाइज होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, तभी हम यहाँ से इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसके डिफरेंट चीज़ें बता पाएंगे। C एंड SI कैन बी रिप्लेस विद D। तो यहाँ C और SI को कंपेयर क्यों किया जाता है, हमको यही पता होना चाहिए सबसे पहले। तो C और SI को ऑफ्टनली इसीलिए कंपेयर किया जाता है क्योंकि C की भी 4 वैलेंसी होती है, SI की भी 4, यानी कि SI को भी ऐसे हम लिखते हैं चारों दिशाओं में ऐसे करके, और C को भी हम ऐसे ही लिखते हैं। आपको याद होगा तो जब भी हम CH4 बनाते हैं तो ऐसे 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 और यहाँ पर एक ऐसे H बना के हम इसको डिनोट करते हैं, तो ऐसे ही इसको लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, लेकिन इसका आंसर तो बताया ही नहीं हमने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर C, यानी कि बोथ। यहाँ पर बेसिकली क्या पूछा गया? C एंड SI आर प्लेस इन सेम ग्रुप। एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनमें की सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आउटर मोस्ट सेल, तो मैं आपको बता रहा था कि इनमें बॉन्डिंग होती है, यानी 4 इसकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी बेसिकली होती क्या है? आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड करने के लिए रेडी होते हैं उसी को तो हम वैलेंसी कहते हैं। तो वही बात मैंने आपको दोबारा बता दी। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, तो उसी कारण उसकी बॉन्ड टूटने में सबसे ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी होगी और उसी की वजह से उसकी जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे हाईएस्ट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सब में Na यूज़ हो रहा है, लेकिन Cl, Br, F और NaI यानी सब में सोडियम और सारे हेलोजेंस यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अगर हमको ये पता चल रहा है सब में से इसका सबसे छोटा साइज़ किसका है, उसी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। तो हमको पता होना चाहिए कि आयोडीन का सबसे वो साइज़ होगा, तो इसीलिए NaI का बॉन्ड जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसे तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी हमको, जिसकी वजह से यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग 4 इज NaI इज हाईएस्ट। इसके बाद यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है? डेंसिटी, एटॉमिक वैल्यू। हमको लग रहा है यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग 51 का A, क्योंकि डेंसिटी जब भी हम की बात करते हैं, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि डेंसिटी। अब आप ये बताइए, मेटल की बात करेंगे तो मेटल सारे डेंस होते हैं। अगर आप Hg, मर्करी और सोडियम को छोड़ दो तो वो दोनों आसपास भी नहीं है, तो उनका पीरियोडिसिटी में कोई लेना देना नहीं है। तो इसी वजह से डेंसिटी अलग है। हम रेडियस की बात करते हैं, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस हमको पता है इंक्रीज़ होता है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं
तो हमको पता है शील्डिंग इफेक्ट पड़ता है तो वहाँ पे बीच में छोटा होने लगता है, लेकिन उसके बाद बड़ा ही होता है। सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन सीरीज, आप मुझे बताएं कमेंट करके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं। डेंसिटी नहीं होता है कुल मिला के पीरियोडिक फंक्शन। द एल्कली मेटल, द सॉल्ट, द एल्कली मेटल इज ही होना चाहिए यहाँ पर। सॉल्ट फ्रॉम हाइड्राइड्स, फ्रॉम सॉल्ट्स लाइक हाइड्राइड, फ्रॉम सॉल्ट विच आर प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट। तो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, लेकिन सॉल्ट्स फ्रॉम हाइड्राइड मेरे को सही लग रहा है इसका आंसर। शोइंग इंक्रीजिंग नेगेटिविटी टू एनालिसिस, ये कोई मतलब ही नहीं है इसका यार एल्कली मेटल के लिए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि एल्कली मेटल की बात करें, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हाइड्रोजन, और उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, सोडियम फ्रेंशियम आते हैं यहाँ पर, सोडियम पोटेशियम फ्रेंशियम रुबिडियम सीजियम। तो ये सब हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, और ये जो इनकी बात कर रहे हैं ये सारे हमारे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, तो कोई मतलब ही नहीं है इनका बात करने की। तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी आंसर ए। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिफ्थ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इट्स वैलेंसी इज। क्वेश्चन में 53 हमसे पूछ रहे वैलेंसी बतानी है हमको, तो इसका क्या हो जाएगा, हमको पता होना चाहिए इन फिफ्थ ग्रुप। हम एक बार पढ़ लेता हूँ एक बार अच्छे से। इफ़ एन एलिमेंट इज इन फिफ्थ ग्रुप देन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी कितनी होगी। अगर कोई फिफ्थ ग्रुप में है तो हमको सबसे पहले तो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर जो, अगर मेरे सही पता है तो यहाँ पे जो कार्बन आर्बन के जो कार्बन के बाद क्या आता है, यानी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो पूरा एक ग्रुप है वो हमारा फिफ्थ ग्रुप कहलाता है। तो उसकी अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन के संग, तो यहाँ पर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है एल्कली मेटल, एल्कली मेटल ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ये हमको पता होना चाहिए। एल्कली मेटल यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम हाइड्रोजन, ये सारे इनकी क्या होनी चाहिए हमको, इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल हाइड्रोजन को आप इलेक्ट्रोनेगेटिव का भी लेते ही नहीं है, अब हमेशा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। HCl की बात करूँ मैं, या H2SO4 की बात करूँ तो यहाँ भी H2 पॉजिटिव और Cl SO4 2 नेगेटिव, ये इसको भी अलग लेके चला जाता है, यानी हमेशा पॉजिटिव ही मोस्टली कंसिडर करा जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होगी। इसके बाद मैं बात करूँ रिड्यूसिंग पावर की, तो ये भी काफ़ी कम होगा। आंसर नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब आप ये जो आगे के हैं ये हम आप करने वाले हैं। द एल्कली मेटल इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लोग से पूछ लिया, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, रिड्यूस क्यों कैसे करेंगे पहले ये बताओ। रिड्यूस करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे टूटेगा, इनमें से किसके बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा ना बाहर अपने, उससे टूटेगा नहीं, सॉरी निकलेगा, मतलब टूटना उसका बॉन्ड से अपने जो सर्कल में जहाँ राउंड कर रहा है ऑर्बिट में वहाँ से टूटना, तभी तो बाहर निकलेगा। तो वो जो टूटने हैं उसके लिए हमको एक निश्चित एनर्जी चाहिए होगी, उस एनर्जी के प्रोसेस को हम कहते हैं, जो प्रोसेस देना और वो टूट के बाहर जाए उसे निकल के वहाँ से, तो वो प्रोसेस हम लोग क्या कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है आयनाइजेशन वाली। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी। इसके आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में हमको पता होना चाहिए, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहा हूँ मैं, जो हमारी मैग्नेटिज्म है उसके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं जो हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है पैरामैग्नेटिक, उसके बाद आता है डाईमैग्नेटिक, उसके बाद आता है फेरीमैग्नेट, फेरोमैग्नेट, ये सब हमको पता होना चाहिए। पैरामैग्नेट और डाईमैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में हम जान लीजिए स्टार्टिंग में, बाद में करेंगे। वैसे भी कुछ नहीं, दोनों में मिक्स होता है फेरों का, और फेरी का अपना अलग होता है। पैरा बेसिकली क्या होता है, ऐसा वो जहाँ पर हमको एक कोई अनपेयर्ड एलिमेंट मिल जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एस पी ब्लॉक की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर 1 2 3 1 2 और यहाँ पर अकेला सिर्फ एक है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 के पेयर में नहीं है, तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। उसके डाईमैग्नेटिक यानी कि सारे डबल बॉन्ड से भरे हुए हैं। अगर मान लीजिए हमारा पी ग्रुप है तो यहाँ पर 6 के 6 एलिमेंट, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हो, अगर डी है तो यहाँ पर 10 के 10 हो, तो ये हमारा कहलाता है। इसके बाद आते हैं आगे,
कंपेयर द एल्कलाइन अर्थ मेटल विथ एल्कली मेटल्स एग्जिबिट। 60 में हमसे सिर्फ बहुत बेसिक से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, मतलब कंपेरिजन करें तो हमें लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने में घटती है, तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट से सेकंड साइड जाएंगे तो आपको कम ही मिलेगी। विच आर द फॉलोइंग द एटॉमिक मेथड इन मेल्टिंग, माफ़ कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो का कोर्स जानना है आगे के लिए तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं, या तो आप सीधे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा हमारे कोर्स से रिलेटेड, या मेरे को इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, हाय फ्रॉम पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर, क्योंकि वो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ कि आप मुझे मैसेज कौन कर रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।